गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र स्टार्ट किया था। ये गुणसूत्र की खोज किसने की, किसने देखा, ठीक है, ये बात अपन ने की थी। आज अपन गुणसूत्र के आकार व माप की बात करेंगे कि जो गुणसूत्र होते हैं उनका आकार है, ठीक है, कि उनका आकार और माप की बात करेंगे। शेप एंड साइज की, कि किस प्रकार की जो इनकी साइज कितनी होती है, शेप और इनकी जो संरचना गोलाकार होते हैं, दागेदार होते हैं, कुंडलित होते हैं, किस प्रकार के होते हैं इनकी बात करते हैं। देखिए कि गुणसूत्र जो होते हैं छड़ के आकार के, छड़ मतलब इस प्रकार के, लकड़ी का डंडा होता है उसे बोलते हैं छड़। छड़ के आकार के हो सकते हैं या धागे नुमा इस प्रकार से हो सकते हैं, कुंडली हो सकते हैं इस प्रकार से स्प्रिंग जैसे, या प्रत्यास्थ मतलब लचीले हो सकते हैं। और इंटरफेज अवस्था या अपने से बोलते हैं अंतरावस्था, इंटरफेज अवस्था या इसे हिंदी में कहा जाता है अंतरावस्था के अंदर गुणसूत्र दिखाई देते हैं। अब देखो सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो उसमें सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंटरफेज क्या होता है ना, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर अपना वही 2-3 क्लास है, चैप्टर है, उसके बाद अपन सेल डिवीजन पे आएंगे। और गुणसूत्र की जो लंबाई की बात करें कि गुणसूत्र की जो लंबाई है, व्यास की बात करेंगे, व्यास क्या चौड़ाई क्या तो कितनी पाई जाती है। देखिए तो गुणसूत्र की जो लंबाई है वो 0.1 माइक्रोन से आपके 20 माइक्रोन तक लंबे हो सकते हैं। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर। और व्यास में बात करें तो व्यास जो होता है इनका वो आपके 0.2 माइक्रोन से आपके व्यास पाया जाता है 3 माइक्रोन। और इनके अपन बात करें कि मनुष्य में जो पाए जाते हैं ये 5 माइक्रोन लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। मक्का की बात करें, मक्का पादप में इसमें 12 माइक्रोन लंबे आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्रों की जो लंबाई है वो अलग अलग पादपों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, ठीक है। इसके आगे बात करें अपन कि गुणसूत्र का जो है गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु क्या है, ये गुणसूत्र जो होता है उसमें से संरचनाएं पाई जाती है। तो गुणसूत्र में 2 भुजाएं होती है, एक छोटी एक बड़ी समान हो सकती है। तो उनके मध्य जो पॉइंट ऐसे बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु, इसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है इसे, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इसकी उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करेंगे। तो इसकी उपस्थिति के आधार पर मुख्य रूप से गुणसूत्र को 4 भागों में बांट रखा है। तो उसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे अपन, क्या अवस्थाएं पाई जाती है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं गुणसूत्र बिंदु की आकृति, ठीक है। तो पहली आकृति बनाते हैं आई, ये ऐसे कहेंगे छड़ लकड़ी के समान बनेगा। इसमें क्या होता है कि जो आपके गुणसूत्र बिंदु कहाँ होते हैं, सिरे पे स्थित होता है, सिरे पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु की आकृति बनाएंगे। देखिए कि गुणसूत्र बिंदु की आकृति, और यहाँ पे अपन लिखेंगे गुणसूत्र बिंदु की स्थिति, कि गुणसूत्र बिंदु कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति। और तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे गुणसूत्र का आकार, कि गुणसूत्र का आकार कैसा बनेगा, ये 2 कंडीशन ऐसी रहेगी। तो और अपन यहाँ बनाएंगे चित्र, ठीक है। तो पहला अपन ले रहे हैं, कॉलम बना लेता हूं उनके, ठीक है। इधर आपके क्रम से पहला देखिए मैं अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ आएगा। पहला बनाते हैं अपन कि भाई गुणसूत्र बिंदु की आकृति है वो आपके आई शेप का होगा। गुणसूत्र बिंदु ये आपके कैसा होगा, छड़ या लकड़ी के समान। इसमें क्या होगा, आपके गुणसूत्र बिंदु कहाँ पाया जाएगा, सिरे पर, किनारे पर। और गुणसूत्र का आकार कैसा बनेगा, इसे आकार को बोलते हैं कि गुणसूत्र का प्रकार बोला जाएगा, इसे आकार नहीं प्रकार, ठीक है, आकार सॉरी प्रकार आएगा और द चित्र आएगा। गुणसूत्र का प्रकार को अपने साइंस की भाषा में क्या बोलेंगे, तो गुणसूत्र का प्रकार आएगा आपके पहला अंत्य केंद्री, अंत्य केंद्री, अंत्य केंद्री को इंग्लिश में बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र कैसा बनता है, देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई टीलोसेंट्रिक में गुणसूत्र कैसा बनेगा आपके, कि गुणसूत्र की जो संरचना वो इस प्रकार की बनेगी। तो चौड़ा बनाया मैंने, बिल्कुल पतला बनाया। गुणसूत्र बिंदु यहाँ हो सकता है या आप यहाँ लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो गुणसूत्र बिंदु कहाँ है, सिरे पर है, कैसी आकृति बनी, छड़ जैसी, ठीक है। और ये गुणसूत्र बिंदु की स्थिति हो गई, और आकृति कैसी हो गई, आई के शेप जैसा, और इसे क्या बोलते हैं, अंत्य केंद्री कहा जाता है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आपकी जो आकृति बनेगी वी शेप, जिसमें गुणसूत्र बिंदु क्या रहेगा, मध्य में। तो दूसरा आपके वी शेप, वी शेप, इसमें गुणसूत्र बिंदु कहाँ रहता है, मध्य में। और आपके गुणसूत्र का आपके प्रकार क्या रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, मध्य केंद्री, मध्य केंद्री ऐसे कहा जाता है। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक आपको पता ही आ जाएगा वर्ड से।
अब इसमें क्या होगा, गुणसूत्र किस प्रकार से बनेगा, इसकी दो स्थिति बन सकती है। तो गुणसूत्र बिंदु देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ इसके आगे ही, ठीक है। दो स्थिति कैसे बन सकती है गुणसूत्र बिंदु की, कि भाई एक भुजा तो अपन ऐसे बना ली, ये गुणसूत्र बिंदु मध्यम आ गया। एक कंडीशन ये हो गई, एक हो तो वी शेप कैसे बनेगा, कि वी की आपने आकृति बनाई होगी तो देखा होगा कि इस प्रकार से। तो ये अपन बना लेते हैं सिंपल सा, ये गुणसूत्र बिंदु मध्यम आ गया। तो ये दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। ये दो स्थितियां हो गई आपकी, दो स्थितियों को नीचे बनाएंगे। तो ये इसे क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक आ जाता है। तो गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, मध्यम होता है। तीसरे की बात करें अपन, तीसरे में ऐसे बोलेंगे अपन जे, या ये भी क्या होगी, छड़ की जैसी आकृति बनेगी। इसमें गुणसूत्र बिंदु क्या होगा, एक सिरे से कुछ नीचे के ऊपर किनारे से थोड़ा सा नीचे पाया जाएगा, एक सिरे से थोड़ा सा नीचे, ये एक सिरे से कुछ नीचे। और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उप अंत्य केंद्री। है तो अंत्य केंद्री लेकिन उप थोड़ा सा नीचे है अंत्य केंद्री से, उप अंत्य केंद्री इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्रोसेंट्रिक। क्या कहा जाता है, एक्रोसेंट्रिक। इसका अपन डायग्राम बनाए उप अंत्य केंद्री का। तो जैसे ये बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा ये जो आपके से बना के फिर ये यहाँ बनाएंगे। तो ये आपकी गुणसूत्र बिंदु जो क्या हो गया यहाँ पे, कि भाई थोड़ी सी संरचना इसमें चेंज आती है कि गुणसूत्र बिंदु जो है वो आपके क्या होगा, ये गुणसूत्र बिंदु होगा, ये थोड़ी सी भुजा गई, ठीक है। यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु यहाँ पे, ये गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। और लास्ट बच्चा आपके गुणसूत्र बिंदु की आकृति के आधार पर इसकी बात करें अपन, ठीक है। चौथा प्रकार जो बचा हुआ वो है एल। फोर्थ क्या है, एल। इसमें क्या हुआ कि मध्य से कुछ हटकर रहेगा, मध्य में ही रहेगा, मध्य से कुछ हटकर। और गुणसूत्र का आकार कैसे बनेगा इसमें, इसे अपन बोलेंगे आकार, इसे बोलते हैं गुणसूत्र का सॉरी प्रकार, इसे बोला जाता है उप मध्य केंद्री, उप मध्य केंद्री। इंग्लिश में इसे बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और इसका डायग्राम बनाए सब मेटासेंट्रिक का। तो इसमें दो डायग्राम बनेंगे, एक तो एल से बनेगा, एक तो ये बनेगी कंडीशन कि भाई ये ऊपर वाली भुजा, ये गुणसूत्र बिंदु, ये थोड़ा सा ऐसे, एक तो ये डायग्राम बनेगा। दूसरा ऐसे बनेगा भाई गुणसूत्र जैसे ये बड़ी वाली भुजा हो गई, ये गुणसूत्र बिंदु हो गया, और इसे थोड़ा सा इधर बना लिया ऐसे एल से। तो ये दोनों एक ही डायग्राम। तो इस प्रकार से गुणसूत्र बिंदु, देखिए नाम क्या है मुख्य रूप से, तो ये देखो अंत्य केंद्री और मध्य केंद्री, ये उप अंत्य केंद्री, ये उप मध्य केंद्री, ठीक है। ये गुणसूत्र बिंदु जो है मैंने बता दिया, गुणसूत्र बिंदु क्या होती है, गुणसूत्र दो भुजाएं होती है, ठीक है। इसके आधार पर अपन ये बात कर ली। अब देखिए अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि भाई गुणसूत्र की संरचना स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट और डिस्कस करूंगा, उसके बाद गुणसूत्र की संरचना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए आपकी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कहीं वर्ड आए तो आपके एकदम कन्फ्यूजन नहीं रहे। आप आगे क्लासेज में जाएंगे तो थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे हायर एजुकेशन के लिए, जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं आगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए अब देखिए अपन बात करते हैं सबसे बड़े गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो ट्रिलियम ग्रैंडिफ्लोरम नामक पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो वे सबसे बड़े गुणसूत्र की बात करें, सबसे बड़े गुणसूत्र, एक पौधे का नाम है, सबसे बड़े गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, ट्रिलियम ग्रैंडिफ्लोरम, ठीक है। और नामक कोशिका, इनकी पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और सबसे छोटे गुणसूत्र पौधों में किसमें पाए जाते हैं, कि पौधों में सबसे छोटे गुणसूत्र की बात करें तो कवकों में पाए जाते हैं, ठीक है। और जंतुओं में बात करें तो किसमें पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं। पक्षी छोटे होते हैं, इसमें गुणसूत्र छोटे पाए जाते हैं। और पादप, बाकी तो अपन बात कर चुके थे, पादपों में गुणसूत्र जो होते हैं जंतु गुणसूत्र की तुलना में प्राय लंबे होते हैं, ठीक है। बाद में आपको लिखवा दी थी, कल बात कर लिया था, नोट डाउन करवा दिया था। आज देखिए गुणसूत्र की संरचना की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं गुणसूत्र की संरचना, कि भाई गुणसूत्र की संरचना है क्या होती है उसकी बात करेंगे। हेडिंग क्या रहेगी, गुणसूत्र की संरचना। देखिए गुणसूत्र की संरचना समझने से पहले से हम गुणसूत्र का डायग्राम बना लेते हैं एक साइड में, ताकि उसको समझ लेंगे, बनाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते डायग्राम को, एक साइड में बना लेते हैं गुणसूत्र की संरचना को, ताकि उधर मैं आपको थोड़े नोट डाउन साथ में समझाता रहूँगा, तो डायग्राम साथ में रहेगा तो ईजी रहेगा अपने लिए, ठीक है। तो अपन गुणसूत्र की संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र की संरचना क्या, किस प्रकार से पाई जाती है, तो अपन बुक के अकॉर्डिंग गुणसूत्र की संरचना बनाते हैं, किस प्रकार से गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले अपन बना लेते हैं सिंपल सा
थोड़ी मैं आउटलाइन बना लेता हूँ पहले, फिर हम अपनी स्थितियों को अपन अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे इसकी। देखिए ये सामान्य सी संरचना डायग्राम हो गया आपके आउटलाइन। अब इसके अंदर की स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन कि भाई अंदर क्या होते हैं, किस प्रकार से गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बना देते हैं, नामांकित कर देते हैं इसको। देखिए इसे कहते हैं सैटेलाइट। अब देखिए पूरी संरचना पढ़ेंगे अपन आराम से। इसमें सैटेलाइट हो गया, वैसे अपन कहते हैं केंद्रिका संगठन पाया जाता है इसे, केंद्रिका संगठन। इसके अगर हम बात करें अपन, ये इसे कहा जाता है प्राथमिक संकीर्णन। इसके अपन बाद में बात करें प्राथमिक संकीर्णन के बाद जो ये गोलाकार संरचनाएं बनी हुई है, जैसे घुमावदार संरचनाएं, ये ऐसे, इन घुमावदार संरचनाओं को क्या कहते हैं अपन? घुमावदार संरचनाएं जो होती है इसे कहा जाता है आपके क्रोमोमियर्स, क्रोमोमियर्स। और जो आपकी ये सीधी धागेनुमा संरचनाएं जो बनी इसे कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या कहा जाता है इसे? क्रोमोनिमेटा के जो सीधी संरचनाएं बनी है धागेनुमा, ये वाली क्रोमोनिमेटा। और इसे कहा जाता है द्वितीयक संकीर्णन। और ये जो सबसे ऊपर वाले भागों से हैं इसे कहते हैं टेलोमियर। ये सामान्य संरचना हो गई इसकी गुणसूत्र की, ठीक है। ये लगभग सभी अपन इसको एक अलग से जो अंदर वाली संरचना बनी हुई है ना, इसको एक थोड़ा सा मैं अलग से रिप्रेजेंट करूं कि भाई अंदर वाली जो संरचना बनी है मैं इसको अलग से बनाऊं, ये धागे में संरचना बनी, इसको मैं अलग से थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं। इसके सभी भागों को आपको समझ में आ जाएगा भाई अंदर क्या बना रखा है।
कि भाई दागेनुमा संरचना से क्रोमोनिमेटा, और ये जो छोटे से यहाँ डॉट बने होते हैं सेंट्रोमियर, ये आपके क्रोमोमियर, ये केंद्रिका संगठन, और इसकी दागेनुमा संरचना को और थोड़ा डिटेल बनाए अपन अलग से, तो अलग से थोड़ा सा बनाए अपन इसकी दागेनुमा जो संरचना बनी अंदर ये कुंडलित, देखिए मैं डार्क बना रहा हूँ समझाने के लिए, मेरा कुछ मोटिव अलग है आपको समझाने का, बाकी मैं सामान्य रूप से बनाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसका समझाने का मेरा मतलब ही है कि सबसे ऊपर वाली संरचना ये टेलोमेर्स हो गई अंदर आपके, ये हल्के रंग से अभिरंजित इसे हेटेरोक्रोमेटिन कल पढ़ा था आपने। ये जो आपके बीच में जो पॉइंट हो गया द्वितीयक संकीर्ण हो गया आपके, ये जो घेरे अभिरंजित है इसे यूक्रोमेटिन, और इसके अलावा ये जो आपके बीच में बना हुआ है इधर प्राथमिक संकीर्णन हो गया, ठीक है, ये सामान्य सी बात हो गई। ये डायग्राम हो गया आपका। अब स्टार्ट करते हैं अपन इसकी संरचना को, कि गुणसूत्र जो है इसकी संरचना की बात करते हैं हम, ये जो बनाए हैं क्या है, किस प्रकार से पाए जाते हैं, इनकी बात करने वाले हैं अपन। डायग्राम इसलिए बना दिया ताकि साथ में जैसे मुझे बताना होगा तो मैं आराम से इसमें बता दूंगा कि भाई ये संरचना, ये देखिए यहाँ पर ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये कहा जाता है, तो मेरे लिए भी ईजी रहेगा और आप लोगों को समझने में भी बहुत ईजी रहेगा। तो इसमें कुल मिला के दोनों को ही आपके लिए और मेरे लिए क्या है, आपको समझने में और मेरे को समझाने में आसानी रहेगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए गुणसूत्र की संरचना को देखो निम्न भागों से मिलकर बनी होती है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले पेलिकल वर्ड आता है, पेलिकल, ठीक है। पेलिकल का मतलब ये बाहरी आवरण से पेलिकल बोलते हैं, पूरा ये जो ब्लैक ब्लैक आउटलाइन बनी हुई है। तो ये क्या गुणसूत्र का बाह्यतम आवरण है जिसे पेलिकल कहते हैं। ये पतली व आपके पतली संरचना पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी हो सकती है। उसके बाद में बात करें अपन मैट्रिक्स की, ठीक है। क्या मैट्रिक्स क्या होता है कि पेलिकल के भीतर समांगी व नॉन जेनेटिक तत्व भरा होता है जो गुणसूत्र को अपनी सीमाओं के भीतर बांधे रखने का कार्य करता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देखिए बना लेते हैं, डॉट से अलग मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके मैट्रिक्स जो होता है, दूसरा पदार्थ जो है मैट्रिक्स है, ये क्या होता है भीतर आपके पेलिकल के भीतर क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, कुछ पदार्थों का बना होता है। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको अलग से बना देता हूँ, अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि भाई ये आपके नॉन जेनेटिक पदार्थ होता है जो अनुवांशिक क्रिया में कोई योगदान नहीं देता, लेकिन गुणसूत्र की जो संरचना है, ठीक है, जो गुणसूत्र पाए जाते हैं अंदर, ठीक है, हरे रंग से अपन रिप्रेजेंट कर दिया, इसको लिख देता हूँ यहाँ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये गुणसूत्र क्या करते हैं कि गुणसूत्र को सीमाओं में, गुणसूत्र को अपनी सीमा जो है कि भाई आप यहाँ तक रह सकते, उसको बांधे रखने का कार्य करता है। तो दूसरा कौन सा हो गया, मैट्रिक्स हो गया। इसके आगे बात करते हैं, देखिए तीसरा भाग आता है क्रोमोनिमा। क्या वर्ड आता है, क्रोमोनिमा, कि भाई क्रोमोनिमा क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तीसरा है क्रोमोनिमा। देखिए कि आंतरिक रूप से गुणसूत्र में दो समान सर्पिलाकार रूप से कुंडलित तंतु पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोनिमा। देखो ये सर्पिलाकार जो तंतु बने इनको क्या कहते हैं, क्रोमोनिमा कहा जाता है। ये दोनों जो बने हुए ये अंदर वाले, जिसे क्या कहेंगे, क्रोमोनिमा। और इन्हें ये आपके समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोनिमा जो होते हैं इनके कुंडलों में भिन्नता पाई जाती है, और अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों को दो स्पष्ट कुंडल दिखाई देते हैं, ठीक है, अलग अलग संरचनाएं दिखाई देती है। और क्रोमोनिमा जो होते हैं आपके ये क्या करते हैं, दो गुणसूत्र बनाते हैं, भाई किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इसके आधार इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो जो ऐसे गुणसूत्र आसानी से अलग हो जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो कुंडलन आसानी से अलग नहीं होते हैं। अब इनके कुंडलन को बनाए सिंपल सा कि जो गुणसूत्र जुड़े होते हैं, जैसे ये आसानी से ये जुड़े हुए हैं, ये आसानी से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आपके क्रोमोनिमा को क्या बोला जाता है, पैरानिमिक कहा जाता है। और जो आसानी से अलग नहीं होते, जो बहुत ऐसे गहराई से जुड़े होते हैं कुंडलन, इसे कहा जाता है आपके
प्लेक्टोनिमिक जो आसानी से क्या नहीं होते हैं, अलग नहीं होते। तो क्रोमोनिमा क्या हो गया कि जो ये अंदर संरचना बनी हुई है आपकी कुंडलीदार संरचना, ये इसे क्या कहेंगे, क्रोमोनिमा। ये दोनों जो बनी इसे क्या कहेंगे, क्रोमोनिमा। ठीक है, क्रोमोनिमा। इसके अगर बात करते हैं अपन क्रोमोमियर्स, या इसे कहा जाता है वर्णकणिका। चौथा भाग क्या है, क्रोमोमियर्स, या इसे कहा जाता है वर्णकणिका। वर्णकणिका क्या होती है, क्रोमोमियर्स क्या होता है, इसकी बात करते देखिए कि भाई क्रोमोमियर्स या वर्णकणिका का मतलब हो गया आपके, सिंपल सी बात करें तो कि क्रोमोनिमेटा जो होते हैं, अभी पढ़ेंगे क्रोमोनिमेटा, ठीक है, कि धागे, क्रोमोनिमेटा जो होते हैं उनके धागे पर क्या होते हैं आपके, कि भाई क्रोमोनिमेटा प्रत्येक गुणसूत्र में 2 कुंडली धागे पाए जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र धागे संरचना को देखो कि क्रोमोनिमा का या क्रोमोनिमेटा का एक ही बात है, ध्यान रखना कि क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा है, ये क्या एक ही संरचना, देखिए अलग बना दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक ही भाग है, क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा। तो ये धागेनुमा जो संरचना बनी हुई पूरी धागे है, इस पूरे धागों को क्या कहते हैं, क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो इस धागेनुमा संरचना जो क्रोमोनिमेटा है, इस पर क्या होते हैं, कुछ अंतराल में छोटी छोटी देखो ये गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, ऐसे बनाए, देखो ये अंठे बनाए, इन्हें ऐसे क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स। तो क्रोमोमियर्स क्या हो गया कि आपके जो क्रोमोनिमेटा होते हैं, क्रोमोनिमेटा क्या, जो धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, इन पे जो आपके छोटे सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहा जाता है। ये लाल ग्रंथियों के गुणसूत्रों के अलावा सूत्रीय विभाजन में दिखाई नहीं पड़ते हैं, कि जो लाल ग्रंथि होते हैं उनके अंदर दिखाई देते हैं, बाकी किसी भी गुणसूत्र में आपके समसूत्री विभाजन होता है तब ये दिखाई नहीं देते हैं। और ये क्रोमोमियर शब्द जो एक वैज्ञानिक हुए थे बाल्बियानी, उन्होंने सबसे पहले दिया था। उसको देखिए क्या क्या वर्ड, क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनिमा एक ही बात है, ध्यान रखना, क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जो आपके पेलिकल के अंदर धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है उसे क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। आपके क्रोमोमियर्स हो गए। अब इसके आगे बात करते हैं, अपन बात करते हैं इसके आगे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर की बात करते हैं, कि ये गुणसूत्र में पाया जाने वाला संकरा स्थान होता है, कि वह जहाँ से गुणसूत्र दबाव होता है उसे आपके गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, ठीक है, कि गुणसूत्र में पाया जाने वाला एक संकरा स्थान क्या कहलाता है, गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। और गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र को निम्न भागों में पढ़ते हैं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, ठीक है। अब इनकी अपन ने बात कर ली थी अलग से कि मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, टिलोसेंट्रिक क्या होते हैं, देखो तो पहले इनकी बात कर लेते हैं गुणसूत्र बिंदु के आधार पर। देखिए मेटासेंट्रिक में अपने अभी पढ़ाया था, डायग्राम बनाया था कि इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो आपके मध्य में पाया जाता है, 2 भुजाएं पाई जाती है, ठीक है। पस अवस्था में इसका आकार वी जैसा दिखाई देता है। फिर आपके एक्रोसेंट्रिक की बात की थी कि भाई सेंट्रोमीटर जो है आपके गुणसूत्र के मध्य से एक तरफ की तरफ पाया जाता है, सब मेटासेंट्रिक की बात की थी, ठीक है। इसके बाद टिलोसेंट्रिक की बात की थी अपन ने, और एसेंट्रिक की बात की थी, ये सब की बात अपन ने कर ली थी। अब देखिए गुणसूत्र बिंदु जो होते हैं उसमें अपन बात करते हैं, देखिए क्या है, सेंट्रोमियर। देखो अब देखिए कि गुणसूत्र में पाए जाने वाला संकरा स्थान उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्णन। देखिए बना हुआ ये संकरा स्थान है, दबाव है, इससे ये गुणसूत्र बिंदु के भाग है, तो इसे बोलेंगे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। उसके बाद देखिए इसकी सहायता से जो पुत्री गुणसूत्र होते हैं वो स्पिंडल तंतुओं से जुड़ जाते हैं, कि ये संकीर्ण जो इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, गुणसूत्र बिंदु हो गया। तो इससे क्या होता है, ये एक दूसरे से इसे बोलते हैं, देखिए ये जो भुजाएं बनी हुई हैं इसे क्या कहा जाता है आपके, कि इस प्रकार से आसानी से भुजाएं जो होती है एक दूसरे से जुड़ी पाई जाती है। और सेंट्रोमियर के दोनों ओर स्थित जो भागों में जो भुजाएं होती है इसे अपन क्या कहते हैं कि डीएनए का कुछ भाग। और सेंट्रोमियर को बहुधा काइनेटोकोर के नाम से जाना, कि सेंट्रोमियर यहाँ पे ये देखिए अपन गुणसूत्र की संरचना बनाए, ऐसे बड़े गुणसूत्र की बनाए, तो यहाँ बीच में गोलाकार संरचना पाई जाती है, तो इसके सेंट्रोमियर से क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है, काइनेटोकोर, ध्यान रखना। काइनेटोकोर क्या है कि गुणसूत्र को बहुधा लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, जो आपके सेंट्रोमियर होता है इसे काइनेटोकोर भी कहते हैं। ये डिस्क नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसके द्वारा गुणसूत्र की 2 भुजाएं, एक भुजा ये वाली और गुणसूत्र की ये भुजा आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई पाई जाती है। अब बात करें आगे, कि भाई सेंट्रोमियर जो होते हैं वो गुणसूत्र की तरफ खिसकते समय गुणसूत्रों की आकृति के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, कि गुणसूत्र बिंदु जो आगे पीछे होता है उसकी आकृति गुणसूत्रों की बदलती रहती है। और इसके आधार पर अपन गुणसूत्रों को पढ़ लिया। मैंने पहले बता दिया आपको, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अब बात करते हैं आपके द्वितीयक संकीर्णन की बात करते हैं। तो द्वितीयक संकीर्णन हम लोग गया कि भाई प्राथमिक संकीर्णन के अलावा गुणसूत्र बिंदु का अतिरिक्त जो संकीर्णन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक संकीर्णन। कि भाई प्राथमिक संकीर्णन तो ये रहा, तो द्वितीयक संकीर्णन ये रहा, इसे प्राथमिक कह दीजिए, इसे द्वितीयक कह दीजिए, एक ही बात है।
कि भाई द्वितीयक संकीर्णन जो है प्रत्येक आपके केंद्र में कम से कम 2 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र पर इसका स्थान जो आपके हल्का रंगीन स्थित होता है, ये संकीर्ण विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे केंद्रिका का निर्माण यहीं से होता है, कि जो केंद्रिका का निर्माण वो यहीं से होता है। तो इससे देखिए केंद्रिका का यहाँ संगठन बना रखा है, तो आप इसे प्राथमिक संकीर्ण कह दीजिए, इसे द्वितीयक संकीर्ण कह देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ अपन केंद्रिका का संगठन होता है उसके अकॉर्डिंग का नाम रख देते हैं। और आपके क्रोमेट्स, देखिए अगला आता है क्रोमेटिड्स। संकीर्ण हो गया 4-5 मिनट, आप देखिए इसके बाद में क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, देखिए कि गुणसूत्र की भुजाओं को क्रोमेटिड कहते हैं, कि जो गुणसूत्र की जो 2 भुजाएं बने इसे क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे। ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड। तो गुणसूत्र की भुजाओं को क्रोमेटिड कहते हैं। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से। तो कौन सी अवस्था दिखाई देते हैं, मेटाफेज में। गुणसूत्र की आपको स्पष्ट रचना देखनी तो मेटाफेज अवस्था के अंदर दिखाई देती है। और एनाफेज में सेंट्रोमियर के विभाजन से दोनों क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और जैसे एनाफेज आएगी अवस्था, उसमें वो दोनों गुणसूत्र जो भुजाएं होती है कि ऊपर वाली भुजा क्या होती है, ऊपर चली जाती है, और नीचे वाली भुजा नीचे चली जाती है। तो एनाफेज के अंदर जो गुणसूत्र बिंदु जो आपकी भुजाएं हैं वो क्रोमेटिड से वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसके बाद अपन बात की थी टीलोमेर्स से। तो टीलोमेर्स क्या है कि गुणसूत्रों के अंतिम सिरों को क्या कहते हैं, टीलोमेर्स। अंतिम सिरे, ये टीलोमेर्स, ये टीलोमेर्स। तो अंतिम सिरों को क्या कहा जाता है, टीलोमेर्स कहा जाता है, जो गुणसूत्रों को आपस में क्या करते हैं, चिपकने से रोकने का कार्य करते हैं। क्या अंतिम सिरे पाए जाते हैं जो गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए आपस में, तो जुड़ने से बचाने का कार्य कौन करते हैं, टीलोमेयर करते हैं। और वैज्ञानिक हुए थे डॉक्टर रिचर्ड कोथन, और उनके सहयोगी ने बताया कि मनुष्य की जैसे आयु बढ़ती जाती है तो ये गुणसूत्र के जो टीलोमेर्स होते हैं ये छोटे होने लग जाते हैं, जिससे आदमी में क्या आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। तो वैज्ञानिक खोज करें यदि मान लीजिए इस टीलोमेयर को आपको छोटा होने से रोक दें तो व्यक्ति को बूढ़ा होने से बचाया जा सकता है। कि भाई अगर अपन कोशिका में टीलोमेरेज एंजाइम मिल जाए तो ये टीलोमेर यथावत रह सकता है, और अपन आदमी जो है वो लंबे समय तक क्या रह सकता है, युवा बना रह सकता है। इसका भी रिसर्च चल रहा है, ध्यान रखना। इसके बाद मैंने वर्ड बोला था एक आपके सेटेलाइट, ये लिखा है था आपके सेटेलाइट के गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्णन के आगे एक गोल लंबा गुंडीनुमा गोला का शासन बना रखा, ठीक है। देखिए इसको मिटा, इसको आप द्वितीयक संकीर्णन कर लीजिए, बार बार आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि थोड़ा सा उल्टा बना है। द्वितीयक संकीर्णन और इसे कर दीजिए आप प्राथमिक संकीर्णन, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो द्वितीयक संकीर्णन और प्राथमिक संकीर्णन हो गया। तो ये आपके द्वितीय संकीर्णन के आगे गोल लंबा गुंडीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, सेटेलाइट बना हुआ है। इसका व्यास गुणसूत्र के व्यास के समान होता है लेकिन कम हो सकता है। सेटेलाइट शेष गुणसूत्र से एक क्रोमेटिड तंतु द्वारा जुड़ा होता है, कि वैसे शेष बच्चे जो ये तो आगे केंद्र गुणसूत्र से ये आपके क्रोमेटिड से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ये गुणसूत्र वे गुणसूत्र जिनमें सेटेलाइट पाया जाता है उसे सेट गुणसूत्र कहते हैं। कभी कभी एक ही गुणसूत्र पर 2 या 2 से अधिक सेटेलाइट भी देखे जा सकते हैं। इन स्थानों पर डीएनए कम मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पर डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्रोमेट आपके गुणसूत्र के जितने भी भाग थे उन सभी की अपने बात कर ली कि भाई गुणसूत्र क्या भाग होते हैं, इसके कितनी संरचनाएं पाई जाती है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र के कार्य, इनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। जितनी भी संरचनाएं थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डायग्राम के द्वारा समझा दिया क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र कितने भाग होते हैं। डायग्राम आपको एग्जाम में यही बनाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए थे, क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन न्यूक्रोमेटिन आया तो इसलिए वो अंदर वाली संरचना को थोड़ा अलग से करके बना दिया, ताकि आपकी कोई डाउट नहीं रहे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इनको अलग से बनाया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।